प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग है और अभी अभी भागकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे हैं और आज शाम को ही एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली निकलेंगे और दिल्ली से फिर त्रिपुरा की उड़ान भरेंगे। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा प्रहलाद जी। हमने उन शहीदों के परिवार वालों का सम्मान किया है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है और जिन्होंने कोरोना काल में अपनी शहादत देकर समाज की रक्षा की है। आप देश के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। हमारा एक और जो गौरवशाली मध्य प्रदेश की आज हमने एक विषय लिया है। आपकी नज़र में आप अपने मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं कि आज का मध्य प्रदेश और आने वाला मध्य प्रदेश कैसा हो? पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप परोपकार और त्याग और वो बलिदान तक चला जाए तो उसका सम्मान करने का आपने कार्यक्रम रखा। ये भारत की संस्कृति का सम्मान है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ और उन तमाम लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जिनने कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम सब के बीच में सेवाएं दी हैं और उसके बाद में जो जिन्हें कीमत भी चुकाई है तो उनको नमन करता हूँ। आपने जो प्रश्न मुझसे किया है कि मध्य प्रदेश कैसा होगा, हम अपने आप में वैसे भी अलग हैं। बाकी जगह की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पहली तो मेरी मान्यता ये होगी, मेरा संकल्प होगा और हम सबका भी संकल्प होना चाहिए कि वो जो अवगुण हैं जो राजनीति में कई बार बड़े बहस के मुद्दे होते हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ना हो। दूसरा, जो वो चीज़ें जो विकास के पैमाने होते हैं जिनके लिए विकास बनता और समरता है वो सब कुछ मध्य प्रदेश के पास है और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि वो वैमनस्य हमारे बीच में उतना नहीं है जो बाकी जगह पर देखने के लिए मिलता है। विकास सिर्फ संसाधनों से नहीं होता, विकास होता है कि हम मूल्यों को कैसे बचा के रखते हैं। मेरी अपनी मान्यता है और मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में हम चाहे सरकार में हो, चाहे राजनीतिक दल में काम करते हों, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करते हों, हमें शायद सबको इस बात पर गंभीर होना होगा। प्रहलाद जी, एक और बड़ी चुनौती जो पूरी दुनिया ने देखी है वो है कोरोना। और कोरोना में भी ये समझ में आया कि परिवार, समाज और संस्कृति, जिस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और आज दुनिया भर में वैक्सीन देने वाले मुल्कों में अग्रणी भूमिका में है, तो आपको लगता है कि एक विपदा के दौर में भारत की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण दुनिया को नजर आई? संकट काल में हम कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के बारे में हमारी जितनी भी जीवित पीढ़ियाँ हैं उनने कोई इतने लंबे समय में कोई आपदा नहीं देखी। लेकिन टूरिज़्म मिनिस्टर होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि सर्वाधिक नुकसान अगर किसी क्षेत्र का हुआ है तो वो पर्यटन का हुआ। 2020 शून्य वर्ष है देश में भी और दुनिया में भी, लेकिन जो दुनिया का आंकड़ा है उसके तुलना में हम कम आहत हुए हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया का आंकड़ा है जहाँ 70 से 80% नुकसान हुआ है। भारत में नुकसान 53.3% है। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बाद भी जब मुझसे पूछा, जब कोरोना चरम पर था तो मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा कि हम अपने आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं कि 2019 से 2024 में जब हम पहुंचेंगे तो 34वें नंबर से 1 नंबर की यात्रा नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। विदेशी पर्यटकों की संख्या इन बचे हुए 3 वर्षों में दुगनी होगी, ये मेरा अपना विश्वास है। और जो विश्वास था वो विश्वास ये था कि देश के प्रति जो परसेप्शन है उस परसेप्शन में इस बीच में बड़ी ऊंचाइयाँ छुई हैं। हम इसको राजनीतिक चश्मे से अगर ना देखें तो योग का विश्वव्यापीकरण होना, फिर जब कोरोना का संकट आया और लोगों के सामने दवाइयों का संकट पैदा हुआ तो भारत जैसा ज़रूरतमंद देश जिसकी स्वास्थ्य में रैंकिंग 78 से नीचे हो, हम 130 करोड़ की आबादी के देश हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने से भी प्रश्न करता हूँ और आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी प्रश्न करता हूँ, भारत के अलावा दुनिया में दूसरा देश नहीं है जिसने किसी को औषधियाँ की मदद की हो, ताकतवर देश से हो चाहे कोई भी हो। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया। ये
गर्व की बात है। लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि मुनि हो, ऋषि हो, कोई साधक हो, वो सारे लोग कहते रहे 2 रोटी आपके पास हैं, कोई भूखा सामने आ जाए तो एक से अपना काम चलाना है, एक दे देना। कहना आसान है, करके हमने दिखाया। वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन लेकर आए तो वैक्सीन के बाद भी आप ही दुनिया में एकमात्र देश हैं जिसने अभी तक आप 17 देशों को दे चुके हैं। पहले आपने परोपकार किया, मुफ्त में दिया, बाद में कहा कि व्यापार करना है तो जिस कंपनी ने बनाया आप उसके तरफ उससे ले लीजिए। मुझे लगता है कि जो परसेप्शन है, टूरिज्म परसेप्शन से चलता है और ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश होती रही है भारत के बारे में। दुनिया में पहली बार पर्यटक यहाँ संस्कृति देखने आता था, अब वो ये देखने के लिए आ रहा है कि ये कमाल के लोग हैं, ये कौन लोग हैं। और मुझे लगता है कि वो मेरा भरोसा था वो और मजबूत हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ कि भारतीय संस्कृति के मूल्य, 2000 साल पुराना मंदिर, हमारे 1000 साल पुरानी चीज़ें तो एक गांव छोड़कर दूसरे में मिल जाएंगी, लेकिन हमने सहेजा नहीं। शायद कुछ चूकें थी जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। आखिर बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। देश से बाहर जाने वालों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख, और देश के भीतर विदेशी पर्यटक जो आते हैं उसका आंकड़ा है 1 करोड़ 80 लाख। मेरा विश्वास था कि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के पहले कहा था कि 3 साल में आप 15 से 20 स्थानों पर जाइए, पहले अपना घर देखिए फिर बाहर जाइए, वो जो 2 करोड़ 20 लाख लोग देश के बाहर नहीं गए, उनने इस कोरोना के बीच में भी सैचुरेशन ला दिया। यही शायद हमारा अनुमान था जो सटीक निकला। लेकिन ये सिर्फ लागत और पैसे का खेल नहीं है, उसी से सर्वाइवल शुरू हुआ और उससे रिवाइवल भी शुरू हो गया। और इसलिए मगर देश में एक बड़ा किसी भी मॉन्यूमेंट पे उसमें 2 कैटेगरी को हमने छोड़ा है, एक तो आइकनिक साइट और दूसरा यूनेस्को की साइट, ये मिलाकर करीब 47 होती हैं। बाकी आप किसी भी साइट पर जाइए, आप पत्रकार हों, आप टूरिस्ट हों, आप ट्रेवलर हों, आप फिल्म निर्माता हों, आपको किसी भी मॉन्यूमेंट में पैसा नहीं लगेगा, आप कुछ फिल्म भी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म सिटी के लिए आपके पास जगह है, मतलब खजुराहो इसके लिए बहुत बेहतरीन जगह है, खजुराहो को आइकनिक साइट में लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उसकी DPR बनाने के लिए पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने बुलाया है, हम भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, भारत सरकार के ऑफिशियल्स को, होटलियर को, टूर एंड ट्रेवल्स को और इवन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को, ऐसा नहीं कि कोई एक ही कोई वो रहेगा, जो इसमें इंटरेस्ट रखता है ओपन फॉर ऑल हम चाहेंगे कि वो आएँ। DPR बाद में बनेगी, पब्लिक हियरिंग होगी कि आप चाहते क्या है। अक्सर होता है कि हम DPR लेते हैं और लाद देते हैं, ये टूरिज़्म का तरीका नहीं होना चाहिए। टूरिज़्म का तरीका होना चाहिए कि जो चीज़ हम खड़ी करें वो आने वाले समय में विस्तार लेती जाए, उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। पहला जी, अगर मैं देश की बात करूं तो जो रोजगार और इकोनॉमी, ये कंसर्न है, विपक्ष के हों सरकार के हों। आप केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बड़ा फैक्टर है, इसको लेकर भी बहुत चिंता है। विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि हम इकोनॉमी के मामले में धक्का तो हमको बहुत ज़बरदस्त लगा और रोजगार भी बहुत कम हुआ। मुझे लगता है इसमें विवाद कहाँ है। कभी सरकार ने नहीं कहा कि नहीं नुकसान नहीं हुआ, कौन उसको इनकार करेगा। लेकिन आप दूसरे पक्ष को भी देखिए कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला देते हैं, तो आपने तो जेब से नहीं बनाया ना, वो तो खेत के किसान ने पैदा किया। तो आपको इकोनॉमी को एक एंगल से नहीं देखना होगा। नुकसान तो पूरी दुनिया का हुआ है और अगर अभी भी उसके बाद भी आप उसको, जैसे आज ही घोषणा की है कि मार्च तक विदेशी पर्यटकों की फ्लाइंग को रोक कर रखेंगे, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी अगर हम देखें कि जब हमने वंदे मातरम के माध्यम से लाखों लोगों को जो NRI थे या बाकी थे उनको बुलाया, वो तो रिस्क थी, दुनिया में कोई नहीं ले पाया। इसलिए इकोनॉमी को आपको आज के हर दिन के घटनाक्रम पर नहीं देखना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कहते थे कि सर्वाइवल कैसे होगा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री का। किसी होटल मालिक से पूछिए कि अगर 100 करोड़ का होटल है तो वो किस्त देना तो छोड़ दीजिए, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उसका नुकसान कितना है। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, पर्यटक तो ला नहीं सकते, इस समय को काटना होगा मिलकर। और मैं हमेशा से इस ओपिनियन का रहा हूँ, सरकारें बहुत सारे देश में भिन्न भिन्न पार्टियों की होंगी, आप पूछिए। मैंने राज्य के मंत्रियों से 2 बार बात की और मैंने उनसे कहा कि हम सब स्टेक होल्डर हैं। पर्यटन का ठेका ना तो भारत सरकार ले सकती है ना कोई राज्य सरकार ले सकती है, आपको तय करना पड़ेगा। आप भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेट गवर्नमेंट, होटल, टूर एंड ट्रेवलर्स, गाइड्स और भी अलग जो लोग हैं जो हस्तशिल्प में लगे हैं। जब आप स्टेक होल्डर्स हैं तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा
और इसलिए इकोनॉमी के बारे में भी यही दृष्टिकोण होगा। टूरिज्म का शेयर 10% से ज़्यादा है इकोनॉमी में, और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि ये बाकी इकोनॉमी की तरह इसकी चाल नहीं होगी कि रेंगते रेंगते ऊपर बढ़ेगा। जिस पता चला कि आज 0 है, दूसरे दिन 20 होगा और तीसरे दिन 50 पार कर जाएगा, और वही वो हो भी रहा है जिसको हम संभाल नहीं पाए। मेरा आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि वक्त आपके पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं। बंगाल में आजकल आप वक्त दे रहे हैं, पूरी लीडरशिप वक्त दे रही है, उम्मीदें ज़्यादा हैं या ममता दीदी के खिलाफ जो माहौल उसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति का जो चरित्र है वो दिख रहा है और दुनिया उसको असेस करती है। बंगाल में जो समस्या है कि बंगाल की पहचान क्या है। हम और आप बंगाल को दूर से देखें या बंगाल में जाकर देखें, संस्कृति बंगाल की पहचान है। वहाँ का संगीत, वहाँ के गीत, वहाँ का नृत्य, वहाँ का साहित्य, वहाँ की विद्वत्ता, ये बंगाल की पहचान रही है। रविंद्र संगीत की जगह पर कोई बम और गोली की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, ये बात आप मानकर चलिए, और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसकी पैरवी नहीं कर पाता। जहाँ मैं उत्तर बंगाल में हूँ, मैं वहाँ का दल कह सकता हूँ कि लोगों ने भय, आतंक और हिंसा के बावजूद भी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। अचानक आपके पास 3 एमएलए हैं, लेकिन आपके पास में 18 सांसद है। ये परिवर्तन साफ दिखता है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि बंगाल में ममता जी ने इकबाल खो दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो उम्र होती है लोकतंत्र में, भारत में ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूरी नहीं करने दो। वो जो उनकी तारीख है, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी, लेकिन सत्ता वहाँ उनके हाथ से गई, ये बात आप मान लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी।